हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने YouTube चैनल RS अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय साउंड यानी कि ध्वनि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और ध्वनि से जुड़ी बहुत सी गतिविधियों को हम लोगों ने समझ लिया। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरफेरेंस के बारे में। इसके बारे में इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था। व्यतिकरण के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। तो आपको बताया गया इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण क्या होता है। थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो व्यतिकरण के बारे में बताया गया कि दो तरंगों को आपस में जोड़ना। किसी भी प्रकार की कैसी भी तरंगे हैं, जब हम उन दो तरंगों को आपस में जोड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें व्यतिकरण या इंटरफेरेंस कहते हैं। दो ध्वनि तरंगों को आपस में जोड़ना ये क्या कहलाता है, ध्वनि का व्यतिकरण कहलाता है। और आपको बताया गया जो इंटरफेरेंस होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक समकोषी और दूसरा विनाशी होता है। पहला क्या होता है, समकोषी यानी कि कंस्ट्रक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और दूसरा होता है दूसरा विनाशी व्यतिकरण, ये होता है समकोषी। क्या होता है, समकोषी व्यतिकरण। और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव। क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया समकोषी व्यतिकरण कहेंगे से जब कोई भी तरंग हो, कोई भी दो तरंगे हो, उनके क्या करें हम, उनके क्रस्ट को क्रस्ट टू क्रस्ट यानी कि क्रस्ट को किससे जोड़े, क्रस्ट से ही जोड़े। यानी जो श्रृंग है श्रृंग को श्रृंग से जोड़े। तो वहां पर जो आपका व्यतिकरण प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, मतलब जब हम क्रस्ट को क्रस्ट से जोड़ेंगे तो वह क्या होगा, समकोषी व्यतिकरण होगा। और क्रस्ट टू क्रस्ट जोड़ने पर बताया गया कि इसमें क्या होता है, आयाम अधिक होता है। यहाँ पर क्या होगा, आयाम अधिक होगा। और आयाम अधिक होने के कारण यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता क्या है, उसका एम्पलीट्यूड और उसकी जो एनर्जी होती है दोनों अधिक होती है। और अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशी व्यतिकरण की। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता था कि हम किसी भी दो तरंगों के क्रस्ट को, एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ, मतलब एक का श्रृंग होगा और दूसरे का क्या होगा, गर्त। श्रृंग को गर्त से जोड़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यहाँ पर बताया गया आपको कि विनाशी व्यतिकरण में होता क्या है कि यहाँ पर जो प्राप्त होता है आयाम, यहाँ पर आयाम का मान कम होता है। आयाम का मान क्या होता है, कम होता है, आयाम कम होता है। जब आयाम कम होता है तो यहाँ पर ऊर्जा भी क्या होती है, ऊर्जा भी कम होती है। और आपको बताया गया कि विनाशी व्यतिकरण में भी बताया गया क्या होगा, आयाम कम और ऊर्जा भी कम होगी। तो कहीं पर भी हमें क्या करना होगा, अधिक व्यतिकरण चाहिए तो हम क्या करते हैं, जो भी दो तरंगें होती हैं अधिक चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समकोषी व्यतिकरण करते हैं। आएगा समझ में, उन दोनों को किस प्रकार जोड़ते हैं, क्रस्ट टू क्रस्ट जोड़ते हैं। अगर कम चाहिए, कम आयाम और कम ऊर्जा चाहिए तो हम क्या करते हैं, उन्हें हम विनाशी व्यतिकरण की तरफ जोड़ते हैं। यानी कि जो क्रस्ट होता है उसको किससे जोड़ देंगे, दूसरे के ट्रफ से जोड़ देंगे। एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ होगा। तो आशा है बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग आज बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। देखिए आज हम लोगों का अगला टॉपिक है रिजोनेंस। क्या, रिजोनेंस यानी कि अनुनाद। क्या, अनुनाद। अब देखिए जो रिजोनेंस यानी कि अनुनाद होता है, कहेंगे किसे, तो एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, कोई भी वस्तु होती है सभी में क्या होती है, किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स सुने होंगे, उसमें बताया जाता है कि हमारे आसपास ऊर्जा है, हमारे आसपास क्या है, एनर्जी है। और वो पॉजिटिव एनर्जी वो है या किसी प्रकार की एनर्जी है, लेकिन हमारे आसपास क्या है, एनर्जी पाई जाती है। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकरों में ऐसा सुनने को मिलता है कि कोई भी वस्तु है हमारे आसपास क्या है, कहीं पर भी हमारे आसपास एनर्जी पाई जाती है। तो ये बताइए जब एनर्जी पाई जाती है तो वह किसी न किसी फॉर्म में चलती होगी। जब एनर्जी पाई जाती है तो जाहिर सी बात है क्या होती होगी, वह किसी न किसी फॉर्म में चलती होगी। अब वह चाहे वेव के रूप में चले या तरंग के रूप में चले, या तो वह वेव के रूप में चले या तरंग के रूप में चले, लेकिन वह किसी न किसी फॉर्म में क्या होती होगी, चलती होगी। तो जैसे अभी आपको बताया गया कि हमारे आसपास क्या
होती है, एक एनर्जी होती है, एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा हमारे आसपास होती है। और जब ऊर्जा होती है तो वो किसी न किसी फॉर्म में चलती होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, वहां पर क्या होती है, वहां पर एक इंडिविजुअल एनर्जी होती है या फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, देखिए जब एनर्जी होती है तो वहां पर क्या होगा, जब ऊर्जा होती है तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई आवृत्ति होती है। तो कोई भी वस्तु हो वहां पर क्या पाई जाती है, वहां पर एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। अब देखिए, या इसको हम कह सकते हैं वहां पर क्या पाई जाती है, आवृत्ति पाई जाती है। तो ये बताइए, जब कहीं कोई भी वस्तु उसमें क्या हो कि किसी न किसी प्रकार से, अभी बताया कि ऊर्जा होती है, और जब ऊर्जा होगी तो किसी न किसी फॉर्म में चलती होगी। तो जब फ्रीक्वेंसी होती है वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, अब हम ये बताइए हम इस फ्रीक्वेंसी में बदलाव कैसे कर सकते हैं, चेंजिंग कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, जब क्या होगी, मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, अगर हमें उसमें बदलाव करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे, कोई वाली, आप देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी हो, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को हमें चेंज करना है, बदलना है, या तो कम करना है या तो अधिक करना है, तो इसको हम कम या अधिक कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, बाहर से एनर्जी देंगे। क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, बाहर से फ्रीक्वेंसी देंगे, क्या करेंगे, बाहर से आवृत्ति देंगे। जब बाहर से आवृत्ति देंगे तो क्या होगा, इसकी आवृत्ति चेंज हो जाएगी, या तो अधिक हो जाएगी या तो कम हो जाएगी। तो जब हम बाहर से आवृत्ति देंगे तो भी क्या होगा, तभी कोई भी वस्तु होगी उसकी आवृत्ति चेंज होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे पुल वगैरह के बारे में सुना गया होगा, किसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पुल के बारे में। देखिए होता क्या है कि कोई भी पुल होता है, जैसे पुल की बात कर लेते हैं, यहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट होता है। जैसे रेजोनेंस के बारे में बताया गया, जैसे अभी आपको बताया गया, कोई भी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उसमें बताया जाता है कि हमारे आसपास किसी न किसी प्रकार में क्या होती है, कोई ऊर्जा होती है। जब ऊर्जा होती है भाई, तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होती होगी, किसी न किसी फॉर्म में चलती होगी। तो अभी बताया गया, या तो वेव में चलेगी या तो तरंग के रूप में चलेगी। तो जब वह चलती होगी, तो अब ये बताइए उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी बताया गया, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, बाहरी उसमें क्या करेंगे, बाहर से कोई आवृत्ति देंगे। जब बाहर से आवृत्ति देंगे तो जो आवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, या तो अधिक होगी या तो कम हो जाएगी, तब वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जैसे पुल वगैरह के बारे में सुना होगा कि पुल क्या होता है, कि जो हमारा पुल होता है इसकी कुछ न कुछ आवृत्ति होती है। जैसे अभी देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा पुल है, पुल की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज है। कितना है, 20 किलोहर्ट्ज है। कोई पुल है उसकी आवृत्ति कितना है, 20 किलोहर्ट्ज है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि वहां से तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी बताया गया ना, किसी वस्तु की जो भी आवृत्ति होती है, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उसे हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से कोई न कोई फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। आई बात में समझ में, कोई न कोई क्या करनी पड़ेगी, आवृत्ति देनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं जैसे पुल है, पुल पर कहा जाता है कि पुल पर हम क्या करते हैं, जो सेना होती है उससे कदम ताल मिलाकर नहीं चलना चाहिए, इत्यादि सब सामने आता है। आई बात समझ में। तो वहां पर अगर वैसा होगा, अगर सेना क्या होगी, अगर कदम ताल मिलाकर चलेगी तो पुल टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो अनुनाद के कारण होता है। किसके, अनुनाद या रेजोनेंस के कारण होता है। तो वहां पर कैसे, किस प्रकार से वह कार्य होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं पुल की जो आवृत्ति वह कितना हर्ट्ज है, 20 किलोहर्ट्ज है। अब देखिए बाहर से हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, यानी कि बाहर से हम क्या कर रहे हैं, बाहर से हम आवृत्ति दे रहे हैं 20 किलोहर्ट्ज की। कितने किलोहर्ट्ज की, 20 किलोहर्ट्ज की। तो देखिए अगर क्या हो कि जब हम जो भी इस पुल की आवृत्ति है, अगर हम क्या करते हैं, बाहर से आवृत्ति देती हैं, तो जब भी आवृत्ति देंगे तो क्या होगा, इसके जो पहले वाली आवृत्ति वो चेंज होगी। मान लेते हैं 10 की देंगे तो ये क्या होगी, बढ़ जाएगी। 10 की देंगे तो ये क्या होगी, बदल जाएगी ना, 20 से क्या हो जाएगी, 30, ऐसे हो जाएगी। लेकिन मान लेते हैं कि ऐसे ही देते रहे हम, और हमने कितना कर दिया, 20 इसकी आवृत्ति है, 20 किलोहर्ट्ज, और 20 किलोहर्ट्ज हमने क्या कर दिया, बाहर से भी एनर्जी दे दी। तो जब हम क्या करें, देखिए कोई भी वस्तु हो या पुल हो, जब क्या हो, जब उसकी जो एक्चुअल जो उसकी आवृत्ति होती है, अगर हम क्या करें, उस आवृत्ति के बराबर अगर बाहर से कोई आवृत्ति दे दे, तो जो वह वस्तु होती है
वह रेजोनेंस यानी कि अनुनाद की अवस्था में कही जाती है। तो अनुनाद की अवस्था या अनुनाद किसे कहेंगे? तो जब भी हम क्या करें, जब भी किसी वस्तु की जो आवृत्ति होती है उस आवृत्ति के बराबर अगर हम बाहर से आवृत्ति दे देते हैं, जैसे क्या कुल की आवृत्ति कितनी है 20 किलो हर्ट्ज है और इसके बराबर हमने क्या कर दिया बाहर से आवृत्ति दे दी, तो जब हम क्या करें कुल की जो 20 किलो हर्ट्ज एनर्जी 20 किलो हर्ट्ज जो आवृत्ति है उसके बराबर हमने क्या कर दिया बाहर से अगर आवृत्ति दे दी, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे कि जो कुल है वो किस अवस्था में आ चुका है, अनुनाद की अवस्था में आ चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जब दोनों एक जो फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है तो जो फुल होता है वो क्या किस अवस्था में कहा जाता है, अनुनाद की स्थिति में कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेजोनेंस क्या होता है, तो कोई भी वस्तु हो उसकी जो भी आवृत्ति होती है अगर हम बाहर से आवृत्ति देते हैं तो जो बाहर वाली आवृत्ति है अगर वस्तु की एक्चुअल आवृत्ति के बराबर हो जाती है, जैसे हमने क्या किया यह वस्तु है कुल की आवृत्ति कितनी है 20 किलो हर्ट्ज है और हमने क्या किया बाहर से आवृत्ति देना स्टार्ट किया और जब हम आवृत्ति देते जा रहे हैं और आवृत्ति कितनी हम जो बाहर दे रहे हैं वो अभी कितनी हो जाए, वो अभी इसके बराबर हो जाए। आई बात समझे, यानी कि कुल की आवृत्ति से क्या कर जाए मैच कर जाए, कुल की 20 से तो अभी हमारे जो बाहर से दे रहे हैं वो अभी कितनी हो जाए 20 हो जाए। तो जब ये स्थिति हो जाती है तो उस समय हम क्या कहते हैं कि जो वो वस्तु है वो किस अवस्था में है, रेजोनेंस यानी कि अनुनाद की अवस्था में कही जाती है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो यह वस्तु है यह अनुनाद की अवस्था में कही जाती है और इसी कारण से क्या होता है कि देखिए जब यह अनुनाद की अवस्था में कही जाएगी, पहले क्या था कि कुल की जो आवृत्ति थी वो 20 किलो हर्ट्ज थी, कितनी 20 किलो हर्ट्ज थी और बाहर से भी हमने कितना कर दिया, बाहर से भी हमने कितना दिया 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति उसको उस पुल को दिया। आई बात समझ में। तो देखिए होगा क्या कि अच्छा एक और बात देखिए, कोई भी वस्तु होती है वह क्या होती है कि वह उसमें जब आवृत्ति पाई जाती है, जैसे पुल की बात करते हैं तो जो पुल होता है वह क्या होता है कि उस पर से जब बड़े बड़े ट्रक इत्यादि अगर जाते हैं तो क्या होता है कि वह भी क्या करता है कंपन करता है, उसमें भी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। यानी कि कोई भी वस्तु हो अगर उस पर हम क्या करते हैं अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उसमें थोड़ा बहुत गति या कंपन उत्पन्न होता है, या तो हम उसको महसूस करें या न करें। आई बात समझ। तो पुल में भी क्या होता है, पुल में भी कंपन होता है, हम महसूस भी कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो वहां पर चाहे महसूस करें या ना करें लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कंपन होता है, कुछ ना कुछ गति जो पुल होता है उसमें भी होती है, क्योंकि उसके ऊपर से जब ट्रक वगैरह जाते हैं तब। तो देखिए वहां पर होगा क्या कि जैसे अभी बताया गया पुल की आवृत्ति कितनी थी 20 किलो हर्ट्ज और बाहर से हमने आवृत्ति कितनी दे दी 20 किलो हर्ट्ज। तो जब ये बाहर वाली आवृत्ति अगर पुल की एक्चुअल आवृत्ति के बराबर हो जाएगी तो पुल की किस अवस्था में होगा, रेजोनेंस यानी कि अनुनाद की अवस्था में कहा जाएगा। अब देखिए तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जो मान लेते हैं पुल की पहले आवृत्ति कितनी थी 20 किलो हर्ट्ज, तो जो पुल की आवृत्ति थी 20 किलो हर्ट्ज तो वहां पर आयाम कितना होगा, ऐसे मान लेते हैं यही है, तो आयाम कितना होगा, मान लेते हैं कि यही क्या हो गया इसका आयाम हो गया, यह क्या है पुल का आयाम एम्पलीट्यूड है। आयाम में पहले जब हमने क्या किया उसको बाहर से कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 किलो हर्ट्ज पहले की है उसकी है, ये तो हम बाहर से दिए ना, तो जब उसकी 20 किलो हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है तो उसका आयाम मान लेते हैं इतना है। आयाम में उसका आयाम क्या है यह है। अब देखिए जब हमने बाहर से क्या कर दिया यही आवृत्ति इसी के बराबर जितनी इसकी आवृत्ति उतना ही हमने क्या कर दिया बाहर से इसको आवृत्ति दे दिया। तो जब बाहर से आवृत्ति दे देंगे तो होगा क्या कि जो इसका एम्पलीट्यूड है यानी कि जो आयाम है वह पहले कितना था लेकिन अब बढ़कर कितना हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यह आयाम क्या होगा, आयाम जो पहले वाला आयाम था उससे क्या होगा अब यह बढ़ जाएगा। देखिए पहले आयाम इतना था अब बढ़ के आयाम कितना हो गया इतना हो गया। आई बात समझ में। तो इससे कहने का मतलब है कि जो पुल पहले ऐसे झूलता था कम आयाम पर ऐसे झूलता था, जब भी ट्रक इत्यादि जब उस पर से गुजरते थे तो जो पुल था वह कैसे झूलता था ऐसे थोड़े से आयाम में वो झूलता था। लेकिन जब हमने क्या कर दिया बाहर से आवृत्ति उसी के बराबर आवृत्ति बाहर से भी दे दी, पुल की आवृत्ति के बराबर अगर बाहर से हमने भी आवृत्ति दे दी तो जो पुल पर ऐसे झूलता था वो क्या होगा अब ऐसे झूलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ऐसे स्टार्ट हो जाएगा यानी कि उसका एम्पलीट्यूड आयाम जो है वह बढ़ जाएगा। तो जब आयाम बढ़ जाता है तो वह पुल वहां पर क्या होता है टूट जाता है। तो पुल क्या हो जाता है जो पुल होता है वह टूट जाता है। आई बात समझ में।
तब वहां पर क्या होता है, पुल टूट जाता है। इस कारण से जो भी सेनाएं होती हैं उनको कहा जाता है कि वे कदम ताल मिलाकर, जैसे क्या होती है, जो भी सैनिक होते हैं, या प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो हमारे सेनाओं के सैनिक होते हैं जब वे किसी पुल को पार करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि कदम ताल मिलाकर न चलें। ऐसा क्यों? तो इस कारण से कि अगर वे कदम ताल मिलाकर चलेंगे तो लगातार फ्रीक्वेंसी बनती रहेगी। आई बात समझ में? अब जब लगातार बनती रहेगी तो जो हमारा पुल होता है, पुल की इक्वल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, और जब इक्वल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो जो पुल है वो क्या होगा, वह टूट जाएगा। आई बात समझ में? तो वहां पर क्या होगा, पुल टूट जाएगा। इस कारण से होता क्या है, देखिए जो बस ट्रक वगैरह होते हैं इनसे भी पुल टूट सकता है, लेकिन वहां पर होता क्या है, जब पुल का निर्माण किया जाता है, जब पुल का निर्माण किया जाता है, जब पुल का निर्माण किया जाता है तो इसके निर्माण के बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको चेक किया जाता है कि इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से उसमें सेट की जाती है कि जितने भी उसके ऊपर से वाहन जाते हैं उनकी आवृत्ति इसको टच न कर पाए, या इसके आवृत्ति के इक्वल उनकी आवृत्ति न हो पाए, और इत्यादि ये सब बातों का ध्यान वहां पर रखा जाता है। जितने भी वाहन उस पर से निकल रहे हैं उन वाहनों की आवृत्ति कहीं पुल की आवृत्ति के बराबर न हो जाए, इस सब बातों का क्या रखा जाता है, वहां पर ध्यान रखा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो सेनाएं होती हैं वे कदम ताल मिलाकर क्यों नहीं चलती हैं, तो इस कारण से नहीं चलती है कि वो क्या होगा, पुल टूट जाएगा। और पुल क्यों टूटेगा, क्योंकि वहां पर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और देखिए पुल जो है वो किसी प्रकार से भी टूट सकता है। अगर तेज हवा चली तो हवा की जो गति है, हवा की जो फ्रीक्वेंसी अगर वह पुल की फ्रीक्वेंसी से भी मैच कर जाती है तभी वह टूट सकता है। जैसे एक ऐतिहासिक घटना है, 1939 की बात है। कब की बात है? 1939 की बात है। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का एक पुल था जिसका नाम था टैकोमा। क्या नाम था? टैकोमा पुल था। और यह क्या हुआ कि यह वायु के कारण, किसके कारण? वायु के कारण या पवन के कारण क्या हुआ था कि वायु के कारण यह टूटा था। जो टैकोमा पुल है यह कब टूटा था? तो 1939 में टूट गया था। और एक कहाँ का पुल है? यूएसए यानी कि अमेरिका का पुल है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर वायु के कारण टूटा था। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो वायु थी वो अधिक तेज थी, आंधी या तूफान हम कह सकते हैं, अधिक तेज थी वायु, वायु की गति क्या थी? अधिक तेज थी। और जब वह उस पुल से टकराई, तो जब वह उस पुल से टकराई तो क्या हुआ कि जो पुल की एक्चुअल आवृत्ति थी उसके आवृत्ति के बराबर वायु में भी क्या हो गई? आवृत्ति उत्पन्न हो गई। और यह आवृत्ति क्या कर गई? पुल की एक्चुअल आवृत्ति से मैच कर गई। और जब पुल की जो आवृत्ति थी उसके बराबर जब वायु की आवृत्ति हो गई तो पुल किस अवस्था में आ गया? वह अनुनाद की अवस्था में आ गया। और जो पहले मान लेते हैं कि वह पुल ऐसे गति कर रहा होगा, और जब इसकी जो हवा थी इसकी भी उसमें आवृत्ति शामिल हो गई तो वह क्या करने लगा? अधिक उसका जो आयाम था वो बढ़ गया। आई बात समझ में? जब उसका आयाम बढ़ गया तो इस कारण से वह पुल क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त हो गया था या टूट गया था। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुनाद की बात करते हैं तो अनुनाद में रेडियो सेट जो होते हैं, जो रेडियो होता है, रेडियो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो यह भी रेजोनेंस यानी कि अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप देखिए कैसे, तो होता क्या है, जैसे जो भी रेडियो सेट वगैरह होते हैं हम क्या करते हैं, उनका एंटीना वगैरह जो कुछ भी होता है हम क्या करते हैं, जब उनको स्टार्ट करते हैं, जो भी रेडियो सेट होते हैं उनको हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद होता है क्या है कि हम क्या करते हैं, उसको इधर उधर, उसकी वैल्यू को इधर उधर करते हैं, एंटीना को इधर उधर करते हैं। और वहां पर देखिए क्या होता है कि वहां पर बनाया जाता है जैसे 100 किलोहर्ट्ज या ऐसे जो कुछ भी बनाया जाता है इत्यादि चैनल होते हैं। और उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक वेव्स होती है ना, वहां पर इलेक्ट्रिक सिग्नल के कारण जो रेडियो होती है वो क्या होती है? चलती है। तो देखिए होता क्या है कि उसमें यह भी अनुनाद के सिद्धांत पर ही कार्य करती है और रेडियो सिग्नल के द्वारा ये क्या करती है? यह चलती है। तो देखिए इसमें होगा क्या कि जैसे क्या होता है कि उसमें एंटीना वगैरह को हम क्या करते हैं, हम लोग इधर उधर करते हैं। जब स्टार्ट करते हैं तो नहीं पकड़ता है,
तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेशन नहीं पड़ता है, इधर उधर करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है ना वह क्या कर जाए, हम उस रेडियो क्षेत्र को इस प्रकार से सेट करते हैं कि जो उसकी आवृत्ति है वह जो वहां पर जो स्टेशन बनाए जाते हैं जो होते हैं उनमें क्या कर जाए, उनकी आवृत्ति से वह मैच कर जाए। और जब आवृत्ति से एंटीना वगैरह इत्यादि को हम क्या करते हैं, इधर उधर हिलाते हैं, अगर वह क्या कर जाती है, जो भी स्टेशन वगैरह बनाए होते हैं अगर उनकी फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाती है तो हमें रेडियो में गाना चाहे जो कुछ भी हो, हमें क्या होता है, समाचार न्यूज़ इत्यादि सब सुनाई देने लगते हैं। अगर नहीं मैच कर पाती है तो सर इत्यादि की आवाज आती रहती है। आई बात समझ में? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो यह अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करती है। आई बात समझ में? रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि अनुनाद के बारे में हम लोगों ने जाना कि अनुनाद होती क्या है। तो अनुनाद आपको अभी बताया गया कि अनुनाद क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया, तो अनुनाद कहेंगे किसी, तो जब किसी भी वस्तु की आवृत्ति के बराबर अगर हम बाहर से आवृत्ति दे देते हैं, आई बात समझ में, जब किसी वस्तु की जो भी एक्चुअल आवृत्ति होती है अगर उसके बराबर हम बाहर से कोई आवृत्ति दे देते हैं तो वह क्या होती है, वह वस्तु उस समय किस अवस्था में कही जाती है, अनुनाद की अवस्था में कही जाती है। जैसे पुल की बात किया गया कि पुल की आवृत्ति कितनी है, 20 किलोहर्ट्ज है, और हमने क्या कर दिया, अगर बाहर से भी हमने कितना आवृत्ति दे दिया, 20 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति दे दिया, तो जो हमारी बाहर की आवृत्ति है वह पुल की आवृत्ति से मैच कर जाती है, यानी उसके इक्वल समान बराबर हो जाती है। जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह किस अवस्था में वस्तु कही जाएगी, अनुनाद की स्थिति में कही जाएगी। और आपको बताया गया कि जो पुल होता है उस पर क्या कहा जाता है, सैनिकों को आदेश दिया जाता है कि वे कदम ताल मिलाकर न चले। ऐसा क्यों? इस कारण से कि जो पुल है वह टूट सकता है या क्षतिग्रस्त हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो अनुनाद के कारण, क्योंकि उनसे क्या होता है कि उन्हें कदम ताल मिलाकर चलने से लगातार फ्रीक्वेंसी बनती रहती है, जिसके कारण से वो कभी न कभी मैच कर सकती है। आई बात में? और जब भी पुल का निर्माण किया जाता है तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर उसके ऊपर से कोई वाहन इत्यादि कुछ भी निकले तो वह क्या हो, उसकी आवृत्ति पुल की आवृत्ति से मैच न करे। आई बात समझ में? और आपको बताया गया कि 1939 की बात है, जो आपका टैकोमा नामक पुल था जो कहाँ का था, यूएसए का था, वह इसी के कारण टूटा हुआ था, उस पर वह पवन की गति के कारण टूट गया। आई बात समझ में? अधिक तेज से हवा चली और उसकी जो आवृत्ति है वह पुल की आवृत्ति से मैच कर गई, जिसके कारण से वह टूट गया। और अगला पॉइंट आपको बताया गया कि जो रेडियो सेट वगैरह होते हैं सब भी किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आशा है जो भी बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। हम लोगों का क्लास एक बराबर होता है। अगर जो भी आपको कंटेंट बताए गए अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।